स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आइए, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फ्रॉड। दीदी क्लास वैसे इधर चल रही है। हेलो, ऐसे ही पढ़ोगे? आप पीछे, आप भी पीछे मुड़ जाओ। कोई इधर मुड़ जाओ, कोई उधर मुड़ जाओ। अरे हाँ, वो कुछ भी नहीं है वैसे, आ जाओ। पहले ये पढ़ा दूं? वैसे वो कुछ नहीं है यार, वो उसी का एक छोटा सा पार्ट था। बताइए, आ जाइए बच्चा लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। कौन सा बेटा? फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिलेटेड टू फ्रॉड, इन रिलेशन टू फ्रॉड। यानी इसमें हम सीखेंगे कि फ्रॉड का मतलब क्या है, और बताइएगा, और ऑडिटर को क्या क्या करना है अगर उसे कोई फ्रॉड मिलता है तो। मेरे को बताना, कंपनी एक्ट में कहीं पे फ्रॉड पढ़ा था क्या? सेक्शन और सबसेक्शन बताइएगा। डूब के मर जा, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड का है वो। ऑडिट से रिलेटेड सारी चीजें 143 में ही है। सही है? यानी 139 से अगर 143 48 तक कर लोगे तो आपका ऑडिट बढ़िया हो जाएगा 139 से। सही है? तो हमने इसमें सीखा था कि अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो वो मैनेजमेंट को पहले बताएगा, फिर मैनेजमेंट से रिप्लाई मांगेगा, फिर मैनेजमेंट अगर मना कर रहा है तो ये बात, ये फैक्ट, एक फॉर्म होता था उसमें, ADT4, एक फॉर्म होता था ADT4, उसमें वो फाइल करेगा। आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? यही सब हमने डिस्कस करा था कभी पिछले जन्म में, जब हम पुराने करण अर्जुन हुआ करते थे। याद है या नहीं याद है? सपना आता था हमको, भाग अर्जुन भाग। अरे कहने का मतलब है लॉ की क्लास में इन्हीं सर ने आपको पढ़ाया था ये सब। बदतमीजो, आ जाओ, आ जाओ, पढ़ते हैं दोबारा से, बहुत इजी है। आइएगा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड तो आपने वहां पे भी पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है। वहां हमने अच्छे से मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में अपन डिफरेंस निकालते रहते हैं बैठ के। तो वो वाला आपको आज यहाँ काम आने वाला है, देखिएगा। बिल्कुल वही डेफिनेशन है यहाँ पे। आराम से, आराम से भूकंप आ जाता है, ऐसे भूकंप आ जाता है यहाँ पे। आइए, ऐसे बेटा जो फ्रॉड का ऐसे है वो कौन सा है देखिएगा। ऐसे 240। अरे हाइलाइटर था यार। ऐसे 240, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक नाम है हमारे ऐसे का, क्या? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड से रिलेटेड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यानी हमारा ये ऐसे बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड के केस में। अगर हमें कोई फ्रॉड मिलता है तो हमें उसे कैसे डील विद करना है। बहुत इजी है। आए, आइए, कह रहा है ये डिफाइन करता है द टर्म ऑफ द फ्रॉड एज। कौन डिफाइन कर रहा है? एस से 240। एस से 230 किसका था? कोई मेरा बड़ा वाला छुरा निकाल के लाओ यार। 230 बहुत ज्यादा पढ़ाया है मैंने और बोला है ये तो हर जगह लगेगा। वो तो सब में ही होती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बदतमीजों। 300 किसका है? ऑडिट प्लानिंग। 315
315 आरएपी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, 330 रिस्पॉन्स टू एसेस्ड रिस्क। आपको एक भी ऐसे याद नहीं है यार। एस से 500 ऑडिट एविडेंस, 510 पढ़ा चुका हूं, वो पूछ रहा हूं मैं बस। 510, चलो 610 बताओ, पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। 610 फाउंडेशन वाली वाइब आने लगी आप में से भी, क्या करूं मैं, क्या होगा यार। इसका मतलब बस आप बैठे हुए हो क्लास में, सुन नहीं रहे। ये देखो, कल की क्लास का कंटेंट था ये, पिछली क्लास का मतलब। किसका है 610? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 510 किसका था? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस वाला। एक भी याद नहीं है, एक सिंगल ऐसे भी आप लोग नहीं बता पा रहे। आप देख सकते हो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। चलो, टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया कर रहे हो आप, उसके लिए मेहनत लगेगी, एक्सक्यूज नहीं। उसके लिए मेहनत लगेगी, एक्सक्यूजेस नहीं। सर टाइम नहीं मिला, मेरा कॉलेज था, मेरे पेपर थे, ये सब एक्सक्यूज हैं। सर हमारी क्लासें चल रही है, हम पे टाइम नहीं है। पिछली क्लास का तो कम से कम याद होना चाहिए। चलो आ जाओ, आ जाओ प्लीज। मजा आया बात करके आपसे। फ्रॉड देख लीजिए। एन इन क्या हो रहा है ये बार बार। आइए, एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल among the management, those charged with governance, employee or the third party using the deceptive means to obtain the unfair or unjust advantage। बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है जैसी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी, याद है आपको? कह रहा है भैया ये एक इंटेंशनल एक्ट है, अगर अनइंटेंशनल एक्ट होगा, अगर अनइंटेंशनल एक्ट होगा तो वो फ्रॉड नहीं, एरर हो जाएगा। तो वो फ्रॉड नहीं, एरर हो जाएगा, और इस वाले एसए के स्कोप से वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि एरर का जो एसए है वो अलग है। 450 डन, पढ़े? आइए, फ्रॉड का मतलब समझ में आ गया। एक इंटेंशनल एक्ट है जो किसी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा करा जा रहा है, जो कि मैनेजमेंट में से है, दो चार्ज विद गवर्नेंस में से है, एम्प्लॉय में से है, थर्ड पार्टी में से है। यूजिंग द डिसेप्टिव मीन्स, किसी अनफेयर मीन्स से ऑब्टेन करने के लिए कोई अनफेयर और अनजस्ट एडवांटेज। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? फ्रॉड बोलेंगे। सही है? आइए, ऑडिटर इज कंसर्न विद द फ्रॉड दैट causes a material misstatement in the financial statement such as fraud may be classified as। यानी इस तरह के फ्रॉड हमने क्लासिफाई कर रखे हैं ये दोनों, जिससे हमारा ऑडिटर कंसर्न है। आ रहा है आपको समझ में? कह रहा है हमारा ऑडिटर कंसर्न है वैसे फ्रॉड से जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। समझ में आया? ऑडिटर कौन से फ्रॉड से कंसर्न है, ये बात समझ में आई? कौन से फ्रॉड बताइएगा? हाँ, ऐसे फ्रॉड जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है, कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन फ्रॉड को बेटा दो भागों में हमने क्लासिफाई करा है। नंबर एक, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
यानी रियल में कुछ और बात थी, लेकिन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और बात बताई। समझ में आया? सेल हमारी कम थी, हम दिखा रहे हैं 1200 करोड़, 12,000 करोड़। सेल है हमारी 100 करोड़। दूसरा क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये भी एक फ्रॉड का टाइप है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बोले तो ना मिस एप्रोप्रिएशन मतलब मिसयूज करना एसेट का, जो बिजनेस इस पे आ जाओ मैडम आप। हाँ दिखेगा, थोड़ा इधर कर लेना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? मिसयूज करना एसेट का, यानी गलत तरीके से एप्रोप्रिएट करना अपनी एसेट को। नहीं दिख रहा? इधर आ जाओ फिर। वैसे भी कोई खंबा अगर साइड में लगाओ ना तभी सही लगता है, बीच में दिक्कत होती है। आए, आइए। क्या मैडम कुछ बोला आपने? बिल्कुल सही। बिजनेस एसेट को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना, खाली समय में उसका गलत इस्तेमाल करना। कोई गाड़ी मिली थी आपको बिजनेस के पर्पस के लिए, आप उसे घुमा रहे हो अपने दोस्तों के साथ। आप देखते हो पुलिस वालों को मिलती है जिप्सी, वो घूमते रहते हैं। तो अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बेफालतू का तेल फूक रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं ऑफ ड्यूटी लेके उसे, तो गलत है, मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है। आप इसे रिलेट कर सकते हो किसी भी एमएनसी से। वहाँ पे बहुत सारी कैब्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं जो एम्प्लॉय को दी जाती हैं। अगर वहाँ पे उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक तरह का फ्रॉड है, क्योंकि इंटेंशनली हो रहा है। बताओ ना, आ रहा है समझ में? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप रिवीजन स्टार्ट करें अपना। अगर आप बोथ ग्रुप देने वाले हैं तो आपके ऊपर हर टाइम रिवीजन की तलवार लटकी होनी चाहिए, और आपके पास 10 मिनट भी नहीं होने चाहिए वेस्ट करने के लिए। वो बात अलग है, वो ब्रेक टाइम चल रहा है तो ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका वो ब्रेक टाइम चल रहा है तो ठीक है। वेस्टेज का मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे आप उस टाइम में पढ़ नहीं रहे और आप बेफालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप एक टाइम टेबल सेट करो अपना सेल्फ स्टडी का, उसके हिसाब से रिवीजन चालू कर दो। कम से कम फर्स्ट ग्रुप तो अपनी ग्रिप में ले लो बिल्कुल, है ना? और सेकंड ग्रुप का साथ के साथ करते चलो। कम से कम पिछली क्लास का तो रिवाइज कर लिया करो। उससे क्या होगा, एक बार तो हमने पढ़ा ही होता है क्लास में। एक बार अगर आप क्लास से पहले 15 मिनट 10 मिनट लगा के रिवाइज करके आओगे तो आपकी वो जो कंसेप्ट है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप समझ रहे हो? ऐसे अगर जवाब नहीं आता तो हमारा भी दिल टूटता है। डन? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है आप लोगों से, सिलेक्टेड लोग हो आप। डन? आइए। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स intentional misstatement includes including omission of amount। किसकी बात चल रही है? इस वाले की या इस वाले की? पहले वाले की। डन? क्या कह रहा है देखिएगा। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट। कोई अमाउंट हमने ओमिट कर दी, यानी कोई लाइबिलिटी होगी हमने छुपा दी होगी। आ रहा है समझ में आपको? कोई लाइबिलिटी होगी, मान लो 50 करोड़ का हमने अनसिक्योर्ड लोन लिया है किसी से, हमने बैलेंस शीट से ही हटा दिया उसको। आ रहा है समझ में आपको? हमने दिखाया ही नहीं वो। तो कह रहा है इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डिस्क्लोजर होना था, कोई हमारा मान लो लिटिगेशन चल रहा था, वो तो उस डिपार्टमेंट को पता होता है बस जिससे हमारा लिटिगेशन चल रहा है, और हमें पता होता है। समझ में आ रहा है आपको? मान लो हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स का सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो उस डिपार्टमेंट को पता है और हमें पता है, और किसी को तो नहीं पता। लेकिन लेकिन एज पर दी एफआरएफ वो डिस्क्लोजर क्या करने हैं आपको? हाँ जी करने हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे जानबूझकर, कि इससे तो हमारे शेयर्स डाउन हो जाएंगे, इससे तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। डन? तो डिस्क्लोजर का कोई मिस स्टेटमेंट सो एज टू डिसीव द यूजर ऑफ द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? तो कह रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब आप समझे, किसी अमाउंट को क्या कर देना, ऑमिट कर देना या गलत डिस्क्लोजर दिखा देना, जिसकी वजह से हमारा जो यूजर है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए, कह रहा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट इन्वॉल्व एम्बेजलिंग रिसीट, मतलब रिसीट से छेड़छाड़ करना। कोई रिसीट आई होगी और अपने जेब में रख के आप ले गए गले में से, आ रहा है, चोरी तो है, फ्रॉड ही तो है। आगे आइए, स्टीलिंग ऑफ एसेट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, आपको किसकी बात हो रही है, दूसरे वाले की, है ना। इन्वॉल्व एम्बेजलिंग रिसीट, स्टीलिंग ऑफ एसेट यूजिंग द एंटिटी एसेट फॉर द पर्सनल यूज। आया या नहीं आया? तो ये दो तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है जिससे हमारा ऑडिटर क्या है, कंसर्न्ड है। क्लियर है? हाँ, चले। कोई एम्प्लॉय बाहर कोई फ्रॉड कर रहा है, क्या उससे हम कंसर्न्ड है? कोई वहां का मैनेजर बाहर किसी के साथ कुछ फ्रॉड कर रहा है, क्या उससे हम कंसर्न है? क्या उससे हमारा कोई लेना देना है? क्या उस पर हमें ध्यान देना चाहिए? आंसर इज नो। हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड है सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना है और उसी के रिलेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले आइए, कह रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट जनरली इन्वॉल्व द 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इन सब में 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है तो मेरे को एक वर्ड का मतलब बता देना, अभी मैं पूछूंगा। क्या बोला मैंने? इसमें 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। किसमें? हमारे दोनों फ्रॉड में, है ना। हमारे दोनों ही फ्रॉड में ये सारे क्या हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर बोले तो फैक्टर्स जिसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है। क्लियर है? पहला देखिएगा, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, यानी हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर है फ्रॉड को कमिट करने का। ऐसा कब होगा? हाँ, जब हमारा जो, निकाल दूंगा, फियर ऑफ जॉब लॉस, या हमारी सैलरी बहुत कम होगी, या जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा होगा, या वहां का कल्चर ही गलत होगा, इंटरनल कंट्रोल ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? वहां का कल्चर ही अच्छा नहीं होगा, एथिकल वैल्यू ही अच्छी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन की। वहां यही चलता होगा, हम पहुंचे, हम एक दिन हम टेबल पे बैठे थे, अपने आप एक गड्डी आ गई, हमारा पहला दिन था जॉब का, गड्डी आ गई टेबल पे। मैंने बोला भैया ये किस लिए? कह रहा रख ले भाई, पूछ मत। मैंने कहा क्यों? कह रहा नहीं नहीं रख ले, पूछ मत। फिर मैंने जबरदस्ती उसको हिलाया, मैंने बोला भाई बता। कह रहा ये तेरा कट है, कुछ हमने काम करा था, कुछ प्रॉपर्टी थी कंपनी की हमने बेच दी, ये तेरा हिस्सा है, किसी को कुछ मत बताना। कल्चर है, मजा आ गया, सही है। तो ये एक तरह का प्रेशर हो गया। आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आइए, कह रहा है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। वाह भैया सुनना, इसके ऊपर, इसके लिए मेरे पास एक लाइन है, सुधरा हुआ वही रहता है जिसको बिगड़ने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि अगर एक बार मौका मिला तो हम उसे जाने थोड़ी ना देंगे। समझ में आया? तो कह रहा है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। रोज आते थे, तिजोरी खुली मिलती थी मालिक की, क्या करें भैया, देख के तो लालच आएगा ही। एक दिन कैमरा भी ऑफ था, मालिक भी ऑफ पे था, हमारा मन करा हमने उठा लिया, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बताना फिर अगली बार ऐसा कितनी जल्दी होगा? बहुत जल्दी, तुरंत पूछेंगे मालिक अगले दिन कब छुट्टी है आपकी। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी
तो वो भी एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अगला ये मेरे को समझ नहीं आया यार, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? जस्टिफिकेशन किसी अच्छे काम की या बुरे काम की? रियल मीनिंग इस वर्ड का है किसी ऐसे काम को छुपाना जिसको आप अपनी किसी और रिप्रेजेंटेशन से हाइड कर रहे हो। रैशनलाइजेशन का मतलब कि अपनी जस्टिफिकेशन से किसी गलत काम को अपन छुपा रहे हैं, कि ऐसा तो प्रीवियस एम्प्लॉय करके गया, हम तो ऐसा करते ही नहीं, अब तो कल्चर बहुत बढ़िया चल रहा है। आ रहा है? आ रहा है? चलो आप अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब आपको पता था ये रैशनलाइजेशन। समझ में आया? रैशनलाइजेशन का मतलब है जस्टिफिकेशन टू कवर सम अदर एक्ट या अदर फैक्ट। आ रहा है? चले आगे, आइए। ये क्या है बेटा हमारे, ये क्या थे हमारे तीनों? कौन से? फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ सकता है ना, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। चलें आइए ध्यान से। अब कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कह रहा है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरे को बताना, मेरे को बताना प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है प्रिवेंट करने की फ्रॉड को और डिटेक्ट करने की? भैया आप, हमें क्या लेना देना, हम तो बाहर के आदमी हैं भैया। आपके यहाँ फ्रॉड चल रहा है तो आप पता लगाओगे ना पहले तो। हाँ, तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? मैनेजमेंट की, या फिर दो चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, फ्रॉड के साथ ये वर्ड आप जरूर लिखोगे और पूरा लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे TCWG, पूरा पूरा लिख के आओगे। दो चार्ज विद गवर्नेंस, जहां पे फ्रॉड की लाइनें आ रही होंगी ना, वहां मैनेजमेंट को एक बार को अवॉइड कर देना, लेकिन दो चार्ज विद गवर्नेंस जरूर लिखना। चले आइए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इज ऑफ द मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट मस्ट क्रिएट ए कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड द एथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कि भैया आपको क्या करना है, आपको एक कल्चर बनाना है ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का। सही है, आगे आइए। अब ऑडिटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की बात हो रही है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल are free from material misstatement whether caused due to fraud or error। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि हम एक रिजनेबल एश्योरेंस ले पाए कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सही है भैया, इस ऐसे की बात चल रही है तो ड्यू टू देसी बोलेंगे हम, तो समझाने की कोई बात इसमें है नहीं। चले आइए। फॉर दिस पर्पस SA 200 रिक्वायर, अरे ये क्या होता था SA 200? SA 200 क्या होता था? इंडिपेंडेंट इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए, फॉर दिस पर्पस पहली क्लास में पढ़ाया था ये, SA 200 रिक्वायर द ऑडिटर शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या था? तो इस चीज के लिए, किस चीज के लिए हमें ये क्या करना है, एश्योर करना है, अपनी एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है
कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं बेटा वो क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इस बात की हमें एश्योरेंस देनी है। तो इस काम को करने के लिए ऐसे दोस्तों ने बोला है कि ये काम करने के लिए अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा लेना। इस काम को करने के लिए अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा लेना। वो क्या बात होती है स्केप्टिसिज्म, बोले तो क्वेश्चनिंग माइंड। तो अपना क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करना और किसी भी चीज से सिंपली गो थ्रू मत कर जाना। आ रहा है आपको? आप अपना क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करोगे और अगर कहीं पे भी 1% भी डाउट है तो वहां पे रुक के उसे फर्दर एनालाइज करोगे। आया या नहीं आया? आइए। ऑडिटर में आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस एंड और द इवेंट दैट क्रिएट द डाउट एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सम मिसस्टेटमेंट। क्या बोला यहाँ पे? ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने हैं ऐसी सर्कमस्टांसेस और इवेंट जो क्रिएट कर रहा है डाउट उस किसकी, एज टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो भैया ये तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के ही तो होगा। बताओ, आ रहा है समझ में आपको? है ना? तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी है ऐसी सर्कमस्टांसेस और इवेंट जो क्रिएट कर रही है डाउट किस चीज की, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट के ऊपर। ये सब ऑडिटर का क्या है, काम है इन रिलेशन टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, यानी इन रिलेशन टू फ्रॉड। आ रहा है? आइए। ऑडिटर शुड परफॉर्म द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू कंक्लूड वेदर द मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट। क्या करेगा ऑडिटर? बोलो बोलो बोलो। परफॉर्म करेगा एप्रोप्रिएट प्रोसीजर कंक्लूड करने के लिए कि भैया मिसस्टेटमेंट है या नहीं। चले चले, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है और ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं जो कि एप्रोप्रिएट हैं, ये कंक्लूड करने के लिए कि वहां पे फ्रॉड और एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आइए, अब ये बेटा फ्लो चार्ट आपको बताता है कि कैसे कैसे आपको डील करना है अगर वहां फ्रॉड मिला नहीं मिला तो। चले आइए, बहुत इजी है, समझ में आता जाएगा। कह रहा है हमने ये पाया कि मिस स्टेटमेंट डू नॉट एग्जिस्ट। हमने सारे प्रोसीजर करे, क्या क्या प्रोसीजर करे बताइएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पहले ये बताइए। सुनो हाँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसके लिए फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों ने बताया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा लेना। लगाने के बाद हमें समझ में आया कि और प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। क्या करने के लिए? एप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाएंगे कंडक्ट करने के लिए, कंक्लूजन लेने के लिए कि वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट। इफ एग्जिस्ट तो क्या करना है, एंड डज नॉट एग्जिस्ट तो क्या करना है। ये बात चल रही है, समझ में आ रहा है? तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा फ्रॉड से रिलेटेड तो आपको लिखना है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की है, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करने के बाद अगर कंक्लूजन ये निकला तो ये चीजें करेंगे। फ्रेमिंग बन रही है दिमाग में? चले आइए। मिस स्टेटमेंट डू नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है नो फर्दर ड्यूटी। फिर तो आप ओपिनियन दे दोगे, अच्छी बात है यार, नहीं मिला तो। आगे आइए, कह रहा है मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, कुछ तो मिला दया, कुछ तो गड़बड़ है। आइए, डिटरमाइन द मटेरियलिटी ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। अब जो मिस स्टेटमेंट मिला है आप ये डिटरमाइन करो वेदर इट इज मटेरियल और नॉट। डन। अब आपने देखा इमटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर में इग्नोर, इमटेरियल है तो वैसे ही इग्नोर। आपकी टीम गई ढूंढ के लाई, 500 करोड़ की वो बैलेंस शीट थी, एक 5000 का मिस स्टेटमेंट ढूंढ के लाई है। आप बोलोगे शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम करा, चल जाओ दूसरा काम कर, बहुत बढ़िया। आइए, समझ गए आप? आइए, मिस स्टेटमेंट आर मटेरियल। इस बार टीम ढूंढ के लाई है 50 करोड़ का कोई घपला। आप क्या बोलोगे? शाबाश बेटा तू कहीं मत जा, यहां बैठ
और एनालाइज करते हैं, कुछ और भी हो सकता है वहां पे। आइए, मिस स्टेटमेंट आर मटीरियल, तो क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द मिस स्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू फ्रॉड। अब आपको ये देखना है क्या ये इंटेंशनल था या ये अनइंटेंशनल था, है ना। अगर अनइंटेंशनल होगा तो वो एरर में चला जाएगा, तो एस से 450 डील करेगा उससे, और अगर इंटेंशनल था तो उससे एस से 240 डील करेगा, जो बताता है फ्रॉड के बारे में और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। सही है। आइएगा, देखिए वही बात नीचे लिखी है यार, यहाँ पे कह रहा है अगर जो मिस स्टेटमेंट था, कह रहा है वो ड्यू टू फ्रॉड नहीं था, प्लीज, वो ड्यू टू फ्रॉड नहीं था, तो मिस स्टेटमेंट इज ड्यू टू सम एरर, तो वो एरर में चला जाएगा। और देखिए एरर में जाने के बाद हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट, आपको क्या करना है बच्चे, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर द नेसेसरी करेक्शन। एरर थी तो करेक्शन कर दो, अरे इंटेंशनल नहीं था ना, तो वहां तो घबराने की बात नहीं है, हम बता देंगे मैनेजमेंट मैनेजमेंट तुझसे ये गलती हो रही है, ये डिस्क्लोजर करना था, तू नहीं कर रहा, इसको कर। तो आप क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे किसको, मैनेजमेंट को, नेसेसरी करेक्शन के लिए, एंड अप्लाई करोगे रिक्वायरमेंट ऐसे 450 की, जो बोलता है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग दी ऑडिट। तो ये एरर की बात करता है मेरे बच्चे, मिस स्टेटमेंट जो इंटेंशनल नहीं होती वो एरर हो जाती है, उसके लिए अलग ऐसे है, कौन सा, 450, याद रहेगा। आइए, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉडवा की, तो आइए, बोलता है जो मिस स्टेटमेंट था वो किस लिए था मेरे बच्चे, इंटेंशनल था और ड्यू टू फ्रॉड था। आंसर आया यस। आइए, तो क्या होगा, देखिए देखिए मैंने बोला था आपको भर भर के लिखना है, कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एंड, सही है। तो जो भी, अरे सुनो, आपने 143(12) पढ़ा था ना, जब हम छोटे छोटे से थे, लॉ पढ़ते थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फ्रॉड सामने आया है तो पहले तो मैनेजमेंट को ही बताना है, वहां पे लॉ में भी लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं लिखा। तो भैया जब बात लॉ में ही लिखी है तो वही एक तरह से एफआरएफ हो गई, वही तो फ्रेमवर्क हो गया हमारे लिए उससे डील करने का, तो ऐसे भी इसलिए वही बात लिख रहा है, कह रहा है कम्युनिकेट दी, कम्युनिकेशन टू दी मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस, किस चीज का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अबाउट दी फ्रॉड। आइए, अब कह रहा है ध्यान से प्लीज, कह रहा है क्या वहां कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपके ऊपर कि आपको वो रिपोर्ट करना है, 143(12) में अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, शायद वहां पे 1 करोड़ की लिमिट है ना, अगर वो उससे ज्यादा है तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बताना है कि हमने मैनेजमेंट को बताया था, उन्होंने ये रिप्लाई भेजा, और अगर कोई रिप्लाई नहीं भेजा तो उसमें लिख के भेजना है कि हमने मैनेजमेंट को बताया था और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं भेजा। पढ़ा था क्या ये, आइए, communicate to the regulatory and enforcement authority if required by the law and regulation, note section 143 subsection 12 of the company act 2013 require the reporting of the fraud to the central government in certain cases। पढ़ चुके हैं। तो दूसरे स्टेप क्या है, पहले स्टेप क्या था भैया, पहला स्टेप क्या था, कम्युनिकेशन टू दी मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। दूसरा आपको देखना है क्या वहां पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी रेगुलेटरी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को हमें बताना है, यानी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को हमें वो फ्रॉड रिपोर्ट करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए, तो वो देखना है आपको। अब देखिए, अब आपको क्या करना है लास्ट में, इवेल्युएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट प्रोसीजर एंड योर ऑडिट ओपिनियन। तो उसका इम्पैक्ट क्या करना है मेरे बच्चे, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करना है आपको, इम्पैक्ट देखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर और आपकी ओपिनियन के ऊपर। समझ में आया, आगे चलिए इसी को एक्सटेंड करते हुए। अब सुनिएगा, कह रहा है ऑडिटर इज अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट,
कह रहा है फ्रॉड इतना बड़ा था कि हमारे बस की ही नहीं हो रहा कि अपने एंगेजमेंट को हम पूरा कर पाए। यानी हम क्या ओपिनियन दे भैया, यहां तो सब पूरी की पूरी दाल ही आ रहा है समझ में। आइए, तो कह रहा है इफ ऑडिटर, सुनिएगा, हेलो, यहां पे ऑडिटर ने कंक्लूजन ले लिया। क्या कंक्लूजन लिया? ये सारा प्रोसीजर ऊपर वाला जितना भी हमने पढ़ा वो करने के बाद ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट ड्यू टू फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ही शुड। तो क्या करना है, समझ में आया? अगर आपने ये कंक्लूजन लिया कि भैया हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे एंगेजमेंट, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। कर पाओगे तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपको पता है रिपोर्ट बना के देनी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको तो पता है, अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है वहां बता दोगे, मैनेजमेंट को बता दोगे, जो अगर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी जस्टिफाइड थी या नहीं थी ये देख लोगे और उसका अपनी ओपिनियन पे इफेक्ट देख लोगे। लेकिन अगर आपने ये कंक्लूड कर दिया कि भैया हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे एंगेजमेंट क्योंकि फ्रॉड इतना धांसू है और सस्पेक्टेड फ्रॉड इतना धांसू है कि भैया हमें दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है देखना। Consider the legal and professional responsibility in such circumstances। तो वहां पे आपको कंसीडर करनी है क्या? लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे 143 में हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो रिपोर्ट करना है। आया क्या? सुनिएगा आप। कंसिडर वेदर देर इज रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु हैड मेड द रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द पर्सन हु हैड मेड इन द अपॉइंटमेंट एंड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या था ये? क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि वो फ्रॉड हमें उसे रिपोर्ट करना है जिसने हमें रिक्वेस्ट करा था, यानी मैनेजमेंट ने? क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि वो फ्रॉड हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है जिसने हमें रिक्वेस्ट करा था, या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को? ये चेक कर लोगे और फिर कंसीडर कर लोगे पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, कि आप विड्रॉ कर सकते हो एंगेजमेंट से या नहीं कर सकते। डन। मेरे को बताना, क्या हम एक बार किसी कंपनी के ऑडिटर बन गए तो क्या हम रिजाइन मार सकते हैं? हाँ मार सकते हैं, है ना? तो वही कंसीडर करके लोग रिजाइन मारते होंगे। अभी पीछे किसी का हुआ था ना बायजू से, तो उन्होंने ये सारा गेम खेला होगा, फिर कंसीडर करा उन्होंने और उन्हें लगा कि विड्रॉ करना चाहिए तो विड्रॉ कर दिया। आया। लेकिन इसके साथ साथ प्लीज, ऑडिटर जब विड्रॉ कर रहा है तो ही शुड डिस्कस इट विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से तो डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ भी। एंड कंसीडर वेदर देयर इज ए लीगल, क्या वहां कहीं लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है रिपोर्ट करने की विड्रॉल को? क्या रेजिग्नेशन के केस में किसी को बताना पड़ता था हमें 30 दिन में? क्या हमें किसी को कोई फॉर्म फाइल करना पड़ता था? बहुत बढ़िया, दीदी ने सही बताया। आइए, हमें फॉर्म फाइल करके बताना होता था, ये बात यहां लिखी है। आइए, क्या गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या और थी कोई रिक्वायरमेंट? कैग को भी बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको कैग को भी बताना पड़ेगा और नॉर्मल तो बताना पड़ेगा, जो एमसीए में बताना पड़ेगा वो तो बताना पड़ेगा ही। समझ में आया? वही बात यहाँ पे लिखी है। ये 140 सबसेक्शन 2 किस एक्ट का है? कंपनी एक्ट 13 का, जो बताता है कि अगर आप रिजाइन मार रहे हो तो भैया आपको यहाँ पे बताना है 30 दिन में। आइए देखिए, द ऑडिटर हु हैज रिजाइन द कंपनी shall file within a period of 30 days from the date of his resignation a statement in the prescribed form with the company and the registrar। सही है, ADT3। and in case of company referred to in subsection 5 of section 139, यानी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो वाली कंपनियां हैं, है ना? द ऑडिटर shall also file such statement with the comptroller and auditor general of India indicating the reason and the other fact as the case may be relevant with regard to his resignation। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको ये बात भी वहां पे लिखनी पड़ेगी कि क्या हम अगर ये विड्रॉ करना चाह रहे हैं यानी कंप्लीट नहीं करना चाह रहे एंगेजमेंट, तो क्या क्या चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी और क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। डन? क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। आइए,
इजी लग रहा है ये ऐसे तो, ये रिलेटेड है क्योंकि ऊपर से जुड़ता हुआ आ रहा है, इसलिए मजा आ रहा है। वो कल वाला बोरिंग था, प्योर थ्योरी थी। इंशाल्लाह हमेशा खुला रहे। आइए अंजलि मैडम आइए। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड, क्या कह रहा है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाए तो? आइए पढ़ के देखें, पूरा पैराग्राफ में लिखा है और ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। आइए, कह रहा है एज पर एसए 240 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एसए का नाम था। कहता है एक ऑडिटर जो है कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी अभी इससे पहले? यही पढ़ी थी। आइए फिर कह रहा है, ध्यान से प्लीज, owing to the inherent limitation of an audit there is an unavoidable risk that some material misstatement to the financial statement will not be detected even though the audit is properly planned performed in accordance with essays। ऐसा होगा कब? यानी फेलियर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड, कह रहा है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। आप पे टाइम ही नहीं था इतना, टाइमलीनेस थी नहीं थी, इनहेरेंट लिमिटेशन, आप पे टाइम ही नहीं था इतना, या आपका क्लाइंट पैसे ही नहीं दे रहा था उतने कि आप डिटेल में जाके चेकिंग कर पाओ। कॉस्ट भी था वहां पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थी, है ना? चले, तो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऐसा सिनारियो आ सकता है जिसकी वजह से हम क्या हो जाए, फेलियर हो जाए हमारी रिपोर्ट के अंदर टू डिटेक्ट फ्रॉड। चले आइए, तो हमें क्या करना है? व्हेन ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल skepticism throughout the audit, considering the potential for the management override of control and recognizing the fact that the audit procedure that are effective for detecting the error may not be effective in the detection of fraud। तो कह रहा है आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस भी लेनी है कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए एटीट्यूड ऑफ, वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बात कर रहा है, और ये चेक करने के लिए कि जो मैनेजमेंट है क्या उसने अपने कंट्रोल को ओवरराइड तो नहीं कर रखा। डन, यानी आपको कोई भी अपरेंट ऐसी चीज नहीं दिखनी चाहिए कि आपने, आपके सामने फ्रॉड था और आपने नहीं देखा। आ रहा है समझ में? आइए, an auditor conducting an audit in accordance with the essay are responsible for obtaining the reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether fraud or error। फिर वही बात बोली, कह रहा है लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो रीजनेबल एश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। सही है, आगे आइए। सुनना, the auditor also has the responsibility to communicate the misstatement to the appropriate level of management on a timely basis। तो भैया ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि मिस स्टेटमेंट को एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ टाइमली बेसिस पे अपन डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें, एंड कंसीडर द नीड टू रिपोर्ट इट टू दो चार्ज विद गवर्नेंस। और कंसीडर करें नीड किस चीज की, क्या कहीं ये फ्रॉड हमें दो चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट तो नहीं करने, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आइए, he may also obtain the legal advice before reporting the financial information और before withdrawing from the engagement। तो कह रहा है ऑडिटर एक लीगल एडवाइस भी ले सकता है कि भैया ऐसा ऐसा केस बन रहा है, पूरी दाल ही गाली है, तो वहां से विड्रॉ करें या नहीं करें, या इस चीज को हम रिपोर्ट करें या ना करें। आइए, the auditor should satisfy himself that the effect of the fraud is properly reflected in the financial information or the error is corrected in case of modified procedure performed by the auditor confirm the existence of the fraud। क्या बोला इसमें?
बताइएगा, दोबारा पढ़ूं एक बारी, देखिए, द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड इज प्रोपरली रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कह रहा है जो इफेक्ट था फ्रॉड का वो हमने प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करा है किसमें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, और द एरर इज करेक्टेड इन केस ऑफ मॉडिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर। वो कंफर्म करेगा द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, यानी अगर करेक्शन से भी ठीक नहीं हुआ तो वो बताएगा कि यहाँ पे ये फ्रॉड है। डन, आगे आइए। द ऑडिटर should also consider the implication of the fraud and error and frame his report appropriately. In case of fraud, the which come should be disclosed in the financial statement. Is adequate disclosure is not made, there should be a suitable disclosure in his audit report. कह रहा है अगर फ्रॉड आपने किस में नहीं दिखाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया, तो आपको उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना है कि ये वाला जो फ्रॉड था ये इन्होंने यहाँ नहीं दिखाया लेकिन यहाँ दिखाया। सही है, तो सुनना मेरी बात। अब इस सब पैराग्राफ से आपको ये समझ में आया कि भैया ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन हम इस काम को छोड़ नहीं सकते, ये काम तो हमें करना ही है। समझ में आया आपको? कह रहा है ऐसा केस हो सकता है जिसमें इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हमसे कुछ छूट जाए, वो तो बात ही अलग है, लेकिन हमें ये छोड़ना नहीं है, हमें ये सारे प्रोसीजर तो करने ही हैं क्योंकि ये हमारी रीजनेबल एश्योरेंस का पार्ट है। गॉट इट? आया या नहीं आया? चले सुनना, अब मैं दोबारा से इसे थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। पहले पैरा में क्या बताया भैया? पहले पैरा में उसने बताया कि हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बताना है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट में है या नहीं है। दूसरा क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हमें दिक्कत आ सकती है, हम ये हो सकता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, है ना। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई इनहेरेंट लिमिटेशन लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम छोड़ देंगे, हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम करना है क्योंकि हमारा काम क्या है बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस देना। तो हमें ये चीजें चेक करनी है कि कहीं मैनेजमेंट का ओवरराइडिंग कंट्रोल तो नहीं है वहां पे। सही है, वहां पे कहीं रिकॉग्नाइज तो ऐसा कोई फैक्ट तो हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा जो दिखाना जरूरी था, जिसका डिस्क्लोजर जरूरी था। डन। फिर थर्ड में क्या करना है? हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, उसको एनालाइज करने के बाद रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि किस तरह की हम इस केस में रिपोर्ट दे सकते हैं, और फिर हमें कम्युनिकेट करना है दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। हाँ, और लास्ट में हमें सेटिस्फाई करना है अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं क्या इसमें फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर फ्रॉड उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी फ्रॉड का हमने डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कर दिया, मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने बोला कोई बात नहीं डिस्क्लोज कर दो, तो डिस्क्लोजर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर डिस्क्लोजर नहीं कर पाए तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करेंगे। समझ में आया? क्या सारे पैरा आपको समझ में आ गए? पक्का? हाँ बोलो बच्चों। तो अभी हम लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक और अगली स्लाइड हम फिर उसके बाद चालू करेंगे। डन? आ जाएं, आ जाएं बच्चा लोग। अब हम इसका पार्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर ब्रेक। कह रहा है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये पढ़ लिया है ना, देख लीजिएगा बस एक बारी। ऐसे 240 डिफाइन द टर्म फ्रॉड रिस्क फैक्टर एज द इवेंट और कंडीशन दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, है ना, या फ्रॉड भी लिख सकते हो सीधा। ठीक है बच्चा लोग? कह रहा है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट दी फ्रॉड। अभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए इन सबका चार्ट है बेटा नीचे, ये रहा इंसेंटिव। इंसेंटिव के केस में यहाँ पे कैसा फ्रॉड होता है? दो तरह के थे ना, फ्रॉड रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, डरना मत कि सर बस हेडिंग पढ़ा रहे हैं। आ जाइए, समझ में आया? इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड, एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड, एग्जांपल फ्रॉड रिस्क फैक्टर।
कह रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी रिलेटेड हो सकते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर। दोनों ही दोनों जगह लग सकते हैं, समझ में आ रहा है? यानी सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन दोनों जगह लग सकते हैं। आइए सुन लीजिए, कह रहा है कंडीशन और इवेंट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर। कौन कौन सी कंडीशन और कौन कौन सी इवेंट इंक्रीज कर देगी हमारी रिस्क ऑफ फ्रॉड का और एरर का? ये यहाँ सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, आपको एक्सप्लेनेशन इससे ही समझ में आ जाएगी। देखिए पहला क्या है, डिस्क्रिपेंसी इन आस्किंग द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहे हो तो ढंग से आपको रिकॉर्ड मिल नहीं रहे। डन है? डन है? वहां पे कुछ चीजें हैं, मान लो एसेट है या एसेट के सिर्फ बिल है, एसेट गायब है। समझ में आ रहा है? आपने फाइल मंगाई, उसमें एसेट के बिल लगे हुए हैं फिक्स एसेट की फाइल में, लेकिन एसेट है ही नहीं। आपने सारी जगह ढूंढा, सारी जगह तलाश करने के बाद आपको मिली ही नहीं एसेट, तो इसका मतलब क्या? डिस्क्रिपेंसी है। कह रहे कॉन्फ्लिक्ट और मिसिंग एविडेंसेस, एविडेंस ही नहीं है चीजों के। पहला क्या बोला? पहला क्या बोला? डिस्क्रिपेंसी है, इसका मतलब रिकॉर्ड तो है लेकिन ठीक ठाक नहीं लग रहे, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उनसे रिलेटेड चीजें नहीं है, जो चीजें उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या मिसिंग एविडेंसेस हैं। हो सकता है घर के एविडेंस भी यहाँ लगा रखे हो आपने, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा कि भैया वहां पे एक फ्रिज का मिल गया आपको बिल, इनपुट ले रखा है, फ्रिज का है, बोला वो तो घर पे लगा हुआ है। फिर एक उसके बाद आपको एक एसी मिल गया, 5 एसी के बिल मिल गए, यहाँ पे लगे 2 ही थे। कॉन्फ्लिक्ट है नहीं है? आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट समझ में? कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है? तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है रिकॉर्ड में, और मिसिंग एविडेंसेस हैं कुछ। मिसिंग एविडेंसेस तो समझ ही सकते हो, चीजें हैं उनके एविडेंस नहीं है। सही है? ट्रांजैक्शन है उनके कोई एविडेंस नहीं है, पैसा जा रहा है अकाउंट से, आप एविडेंस मांग रहे हो वो दे ही नहीं पा रहे, तो रिस्क बढ़ेगा फ्रॉड का या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आइए, अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। कौन से रिलेशनशिप की बात हो रही है अनयूजुअल? हाँ, ऑडिट फीस के अलावा और भी ट्रांजैक्शन ऑडिटर के साथ हो रही हैं। हालांकि आपको भी पता है कि ऑडिटर के साथ और कोई ट्रांजैक्शन होनी नहीं चाहिए, बस ऑडिट की फीस जाएगी, और जो चलान वलान अगर कुछ पेमेंट वेमेंट कर रहा होगा ऑडिटर कहीं, वो जा सकते हैं, रूटीन खर्चे वगैरह, है ना? लेकिन आपको अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिली है पिछले ऑडिटर से रिलेटेड। डन? आइए, और अदर भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका फ्रॉड या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म काम कर जाए, वो सब हमारा रिस्क बढ़ाएगा। क्लियर है? आइए, हाँ होती है, क्यों नहीं होती? दूसरे सीए से करानी होती है, हम खुद नहीं कर सकते। टर्नओवर उतने से ज्यादा जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे इनकम टैक्स तो सबके ऊपर ही लगेगा ना, चाहे सीए फर्म हो चाहे कोई सी भी फर्म हो, लॉ फर्म की भी होती है। चले, आइए, हर जगह सीए के साइन चलेंगे मैडम, हर जगह, जहां जहां टर्नओवर हो रहा है, जहां जहां इनकम हो रही है, जहां जहां फाइनेंशियल चीजें हो रही है, वहां सीए आपको मिलेगा। आइए, रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया था क्या ये? 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कारो 2020 टू बी कवर्ड। यानी ये दोनों पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे बताना? कंपनी ऑडिट में। जो मैंने आपको बोला कि हम पढ़ चुके हैं, तो मैं पहले आपको टाइम दे दूंगा कि रिवाइज कर लेना, फिर कंपनी ऑडिट हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, और कारो भी हम वहीं पे पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आपने। हाँ, एक एक कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर होता है, इसकी फुल फॉर्म कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? कारो। ये बोला गया है कि कंपनी के ऑडिटर को इन इनसिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर रिपोर्ट देनी है। उसमें कुछ कुछ मैटर होते हैं, जैसे इन्वेंट्री के ऊपर बोलना है, फिक्स एसेट के ऊपर बोलना है, लोन एंड एडवांसेस के ऊपर बोलना है, ठीक है, कोई लिटिगेशन है उसके ऊपर बोलना है, वहां पे पॉइंट्स बने हुए हैं, उनके ऊपर ऑडिटर को बोलना होता है। चले, कुछ कुछ कंपनियों पे लगता है ये कारो की एप्लीकेबिलिटी आप पढ़ सकते हो, जब हम पढ़ेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। आइए, आ जाएं आगे। अब सुनिएगा, आज का जो हमारा अध्याय है वो इस पे खत्म होने वाला है। किस चीज पे? फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे। पढ़ ले, पहला देखिएगा,
कह रहा है इंसेंटिव और प्रेशर। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है कि भैया हमें ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, अच्छा मार्जिन एक्वायर करना है, पूरा मार्केट शेयर लेना है, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव हैं, कंपेटिटर हैं, बहुत सारे मार्केट में, तो उनसे अच्छा हमें परफॉर्म करके दिखाना है स्टेक होल्डर्स को। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए, तो उसकी वजह से क्या फ्रॉड होगा या नहीं होगा? अच्छा होना और अच्छा दिखाना दोनों में फर्क है। तो हमें अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए हमें फ्रॉड थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग इस प्रेशर में आके फ्रॉड कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखिए पढ़िए, कह रहा है हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव और मार्केट सैचुरेशन accompanied बाय डिक्लाइनिंग मार्जिन। सही है, क्योंकि भैया कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मार्जिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मार्जिन कम होता जाएगा तो पैसा निकलेगा नहीं, तो फ्रॉड करना पड़ेगा। लोगों को आदत है ज्यादा कमाने की, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन वो नहीं कमा रहे, तो उनके ऊपर प्रेशर है एक तरह का। आइए, हाई वल्नरेबिलिटी क्या होता है ये? इट इज ए क्वांटम ऑफ रिस्क। जैसे ताला नहीं लगाया तो हाई रिस्क है, तो ये वल्नरेबिलिटी हो गई कि हमारा जो सिस्टम है वीक है। आया? दोबारा नहीं बोलना, 2 बार सही बोल दिया मैंने। हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, दैट इज चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। तो हमें ऐसा डर लगता है कि भैया टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, आज ही मौका है, कमा लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज ही मौका है, कमा लो। आगे तो जब जब ट्रांजैक्शन करोगे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, एआई आपके ट्रांजैक्शन को पकड़ लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? आइए, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड। कह रहा है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आ गया कस्टमर की डिमांड में, तो हमें डर है कि भैया हमारा दौर जा रहा है, तो भैया जितना छाप सकते हो छाप के निकल लो। होता है ना, रियल एस्टेट में ज्यादा होता है ये वाला काम। कोई प्रॉपर्टी है, पहले सही बिक रही थी, उसके बारे में कहीं से रूमर आ गई कि ये तो गिरने वाली है। बिल्डर चाहेगा जल्दी से जल्दी बेच के निकलूं, किसी को कैसा भी चेप के वो निकलेगा। समझ में आ रहा है? आइए, न्यू अकाउंटिंग और स्टेचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। भैया जीएसटी आने वाला है, ये डर है हमें। जीएसटी आया था ना 17 में, तो लोगों को डर था जीएसटी आने वाला है, जो काम करना है, जो फ्रॉडबाजी करनी है अभी कर लो, बाद में क्या पता मोदी जी घर पे आ जाएं। क्लियर है? नहीं है? तो ये किसका था? ये हमारे ऊपर प्रेशर था कि भैया हम चलो फ्रॉड कर लेते हैं। मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रेशर था, इस तरह के प्रेशर हो सकते हैं। पहला क्या था इसमें बताइएगा? कॉम्पिटिटिवनेस। दूसरा क्या था? वल्नरेबिलिटी। तीसरा क्या था? सिग्निफिकेंट चेंज डिक्लाइनिंग इन डिमांड। और रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटी में था, है ना? और न्यू अकाउंटिंग और स्टेचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। जैसे आपको पता है स्कैम 1992 से पहले सेबी था ही नहीं। उससे पहले क्या ही गेम होती होगी, आप सोचो। शेयर मार्केट में क्या ही गेम होती होगी, कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं थी। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं थी, इसलिए दुनिया भर के स्कैम चलते थे तब। तो जो उस टाइम का व्यक्ति होगा, जब स्कैम 1992 हुआ और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब से सेबी आएगा, समझ रहे हो? तो उस वक्त उस दौर में लोगों ने सोचा होगा अभी छाप लो जितना छाप रहे हो, सेबी के आने के बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप क्रिप्टो से भी उठा सकते हो। क्रिप्टो के ऊपर इस बजट में सीतारमण मैडम ने बोल दिया कि 30% का फ्लैट टैक्स है, टीडीएस है, बल्कि टीडीएस कट के पेमेंट मिलेगी आपको अगर उससे कमाते हो। लेकिन उससे पहले अब जो बजट में बोला है वो अगले असेसमेंट ईयर से लगेगा, अभी नहीं लग रहा। वो 7 लाख वाली लिमिट भी नहीं लग रही, आपको पता हो तो, है ना? 87A की जो रिबेट होती है वो भी नहीं लग रही।
और जो बजट में बोला है वो अगले सेशन से अप्लाई होता है, मतलब अगले असेसमेंट ईयर के लिए होता है। तो जो क्रिप्टो में छाप रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, भैया अभी कर लो जो भी करना है, ऊपर नीचे निकाल के पैसा साइड हटो, वरना 30% का लॉस फ्लैट हो जाएगा, टैक्स चला जाएगा यार। आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? आइए अब इंसेंटिव और प्रेशर को यहां से पढ़ लो भैया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से कैसे रिलेटेड है ये क्या है बच्चे? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये कैसे कैसे रिस्क कर सकता है ये आपने पढ़ लिया, कैसे कैसे रिस्क बढ़ाता है फ्रॉड का, है ना। अब देखिएगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का कैसे बढ़ा रहा है। नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ्स। ये क्या होता है ले ऑफ्स मतलब? हाँ, कह रहा है नॉन और एंटिसिपेटेड, हमें पता है ये तो हमें निकालने वाले हैं, या किसी टीम को ही पता है, किसी टीम को ही पता है कि हमारे बारे में भाई बात चल रही है अंदर ऊपर मैनेजमेंट में, कुछ तो इन्हें पता लगा है हमारे बारे में, तो जो करना है करके निकल लो। सही है, आगे देखिए। रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान। कह रहा है एंटिसिपेटेड कोई चेंज है कि हमारी पेंशन खत्म कर रहे हैं ये लोग, हो सकता है कोई बेनिफिट, हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट ये हटा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो पैसा रिकवर करना पड़ेगा ना भाई, तो चल उठा लेते हैं। कल एक वो एसेट पड़ी है ना उस वाले गोदाउन में, साइड से निकाल के ले जाना, बेच देंगे उसको। आया, आइए। प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन। सुनिएगा, जब आप इंक्रीमेंट के लिए टेबल पे जाएंगे तो आप सोचेंगे कि 60% सैलरी मेरी बढ़ जाएगी इस बारी, लेकिन वहां पे 0.6% बढ़ेगी। कितनी? आप कितना सोच के गए थे? कैसा लगेगा आपको, है ना। और गुस्से में आप फ्रॉड करने का आपका शैतानी रूप, जो रावण का दिमाग है आपके अंदर राम के चरित्र के साथ, वो लगाओगे आप। आ रहा है आपको, नहीं आ रहा समझ में? चले आइए, तो ये रिलेट कर पा रहे हो? तो कह रहा है भैया ये चीजें जो इंसेंटिव, इंसेंटिव यहां से भी लिंक हो रहा था ना, इंसेंटिव और प्रेशर आपको बेटा, मतलब हमें, हमारे मैनेजमेंट को रिस्क को हाई करता है कि भैया वहां पे फ्रॉड ज्यादा हो, है ना। तो ये एक तरह का फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। आया, आगे चले, लिख दोगे इन सब चीजों के बारे में? आइए अगला देखिए, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। मौका मिल गया, है ना, सही है। आइए, अब मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, प्यार के इस खेल में दो दिलों के। आइए देखिए, कह रहा है अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये इसका एक एग्जांपल है कि भैया हमारे तो पिताजी का ही कॉलेज है स्कूल ही हमारा है सर, तो स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है। समझ में आ रहा है? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर वहां पे हो सकती है, यानी कि आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपके रिलेटेड ही है वहां पे मैनेजमेंट के लोग। आइए, ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू dominate a certain industry sector that allow the entity to indicate the term or condition to the supplier and the customer that may result in the inappropriate or non arm length transaction। समझ में आ रहा है? आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है, ये एबिलिटी है टू डोमिनेट करने का। जैसे आप शार्क टैंक में देखते होगे यार, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का ही तो फायदा उठा के सौदा कर लेते हैं वहां पे, और फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकते हैं अंदर बिजनेस में। आ रहा है आपको समझ में? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप उन पे निर्भर हो जाओगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। वो बोलेगा भैया रेम्युनरेशन के टर्म में जितना भी प्रॉफिट आ रहा है 90% मेरे को दे पहले, वरना मैं कल ही जा रहा हूँ यहाँ से, और मेरे जाते ही तेरी कंपनी खत्म है। तो वो फ्रॉड कर सकते हैं आराम से। आइए, अगला क्या है?
हाँ, अरे कह रहा है कि भैया ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ये फ्रॉड नहीं है। इसका एग्जांपल दिया तो मैंने, मेरी फाइनेंशियल प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, मेरी इतनी एबिलिटी थी कि मैं डोमिनेट कर सकता हूँ सर्टेन इंडस्ट्री को, किसी सेक्टर को। सही है। अरे मान लिया जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ गया, और अब सबको पता है कि भैया जो जियो है वो चला देगा सबको, डन। अगर मैं यहां से चला गया तो सेक्टर ही तबाह हो जाएगा। तो ये डर रहेगा ना कि इसको मत जाने दो, तो वो तो बंदा वहां कुछ भी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है आराम से, डर के मारे आप कुछ बोलोगे ही नहीं उसको। आया नहीं आया? जैसे शार्क टैंक का एग्जांपल दिया कि भैया वो पूरा आपको, वो तो एक सौदा हो गया, सौदा होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया? वो बोलेगा मेरे को कुछ भी दे, ये लोन वाला जो पैसा है इधर दे, लोन के लिए अप्लाई मत कर। लेकिन आपको भी पता है लोन जिस पर्पस के लिए लिया जाता है उसके लिए यूज होना चाहिए, अदरवाइज वो अपराध है। आ रहा है? आइए, कह रहा है सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशन इन द टैक्स हेवन jurisdiction for which these appear to be no clear business justification। आ रहा है समझ में ये? अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, मैंने अपनी एक सब्सिडरी स्विट्जरलैंड में खोल दी जहां पे स्विस बैंक है, और मैं सारा का सारा प्रॉफिट अपना वहां पे डाइवर्ट कर देता हूँ और वहां से दिखाता हूँ कि प्रॉफिट मुझे यहाँ से हो रहा है, यहाँ से वहां से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा। यहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक तरह का फ्रॉड ही है। मैं डाइवर्जन वहां कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे टैक्स वैक्स कुछ है ही नहीं, एंजॉय करो। सही है। तो इस तरह की प्लानिंग करना भी फ्रॉड में कवर हो जाएगा। आया? अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। अब किस केस में पढ़ रहे हैं? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के केस में। ये किस केस में था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। देखिए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। सही है। अभी जो हमने पढ़ा इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में था, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। अब पढ़िए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के केस में। इसमें तो अपॉर्चुनिटी कैसे भी मिल सकती है, कैश खुला पड़ा है उठा के ले गए आप, सिंपल है, देख लो। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश और कैश इन हैंड और प्रोसीड्स होगा, ये पैसा होगा, प्रोसीड्स है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कैश इन हैंड और प्रोसीड्स होगा, ठीक कर लेना। फिर कह रहा है इन्वेंट्री आइटम दैट आर स्मॉल इन द साइज ऑफ हाई वैल्यू और इन द हाई डिमांड। आ रहा है? छोटी छोटी अमाउंट के छोटे छोटे आर्टिकल चुरा के आप लेके जाते हो रोज, धीरे धीरे हाई वैल्यू हो जाएगी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो गया। कह रहा भैया 10 रुपए की चीज पे कौन ध्यान दे रहा है, करोड़ों रुपए की कंपनी है, पेप्सी की एक बोतल 10 रुपए की आती है, कांच वाली या छोटी वाली, आप धीरे धीरे वो निकालते रहते हो। घर पे आपने इतना बड़ा गोदाम बना लिया उसका, एक छोटी पेप्सी आपने घर पे खोल दी। आइए, इजिली कन्वर्टेबल असेट सच एज बैरियर बॉन्ड्स, डायमंड्स और कंप्यूटर चिप्स, इजिली गायब हो सकती हैं तो इजिली आप लेके जा सकते हो। फिक्स्ड असेट विच आर स्मॉल इन द साइज, मार्केटेबल और लैकिंग, क्या लिखा है भैया, लैकिंग ऑफ, मतलब नॉर्मली मिलेगी नहीं, पता नहीं लगेगी। जैसे कई बार बहुत बड़ी कंपनी होती है, कैलकुलेटर का कोई ध्यान नहीं रखता, बहुत सारी छोटी छोटी फिक्स एसेट का अपन ध्यान नहीं रखते, है ना, वहां से गायब हो जाती हैं। आइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप नहीं पता, है ना, देख लो। फॉर एग्जाम्पल, inadequate segregation of duty or independent check, inadequate record keeping with the respect of the asset। यानी एसेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है और आप उसे इजीली गायब कर सकते हो, स्मॉल साइज की कोई एसेट है तो। आ रहा है? तो मिस एप्रोप्रिएशन में तो अपॉर्चुनिटी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत इजी है इस साइड तो, है ना। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड तो किसी भी तरह की मिल सकती है एसेट से रिलेटेड, बस वहां से कुछ ना कुछ एसेट गायब होगी, सिंपल है। तो बहुत सारा लिख सकते हो इसमें आप। आइए, लास्ट लास्ट क्या था मेरे बच्चे? एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। ये क्या था? जस्टिफिकेशन दे देने, है ना। यानी हमारा मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ऐसा हो गया, गलतियां करते रहते हैं और बस
बोल के उसकी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, उसको ठीक नहीं करते। समझ रहे हो? ऐसा ऐसा आपका कोई ना कोई सा ऐसा दोस्त भी होगा, इस तरह के दोस्त भी पाए जाते हैं, है ना? भाई बहन भी होते हैं, सही बोल रहे हैं। बार बार गलतियां करेंगे और उसकी जस्टिफिकेशन दे देंगे। सर जाम लग रहा था, सर मैं बीमार हूं, पनिशमेंट मिल रही है तो सर मैं बीमार हूं। वैसे प्रॉपर चिंगम चबा रही है बहन, है ना? मुंह में दर्द हो जाता है, सर में भी दर्द हो जाता है। हाँ हाँ, कभी आप बीमार हो, चबा के देखना, आपके सर में दर्द हो जाएगा। भगवान करे कभी हो भी ना, लेकिन ऐसे बहाने ना मारो। समझ में आया? तो इस तरह के प्राणी पाए जाते हैं, आपके ही बीच होते हैं। आइए, एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन पढ़ लीजिए। पहले किस केस में पढ़ रहे हैं बताना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लो, सोच रही थी मैं गलत लिखूंगा। पहली बार पूरा लिख रहा हूं क्योंकि आता है मेरे को। आपकी तरह लेट था शायद। आइए, कह रहे नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ और द अदर लॉ एंड द रेगुलेशन। हमें पता है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, बताना? नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं किसी भी लॉ का। यहाँ तो सिक्योरिटी लॉ लिखा है ना, किसी भी लॉ का हम नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। आप बीइंग ऑडिटर आपने वो निकाला, ठीक है? आपने बोला भैया आप ठीक नहीं कर रहे हैं, वो आपको जस्टिफिकेशन दे देता है कि यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे आप, रूल है ये कि भैया 2 लाख से ज्यादा का अगर आप परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस परचेज को हम ऑथेंटिक परचेज भी नहीं मानेंगे एक तरीके से। लेकिन आप कहीं कहीं बिजनेस में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट की भी परचेजेस होती है और बोलते हैं कि हम ऐसे ही लेते हैं, क्रेडिट भी लेते रहते हैं। आप बोलो रिवर्स करोगे, रिवर्स नहीं करेंगे बंदे। आ रहा है समझ में आपको? बीइंग मतलब एज ए प्रोफेशनल आप तो ठीक बता रहे हो कि भैया तेरे को रिवर्स करना चाहिए वाला क्रेडिट, वो कह रहा कौन देख रहा है, होने दो ना। तो उसने आपको एक तरह की जस्टिफिकेशन दे दी। वो कह रहा है आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो कि आपने बताया था, हमें करने दो। लेकिन ऐसा आया समझ में? हाँ, आइए पढ़े आगे। तो कहता है कि नॉन हिस्ट्री है वॉयलेशन की ऑफ द सिक्योरिटी लॉ एंड द अदर लॉ और द रेगुलेशन, और उसमें भी वो ठीक नहीं कर रहे, आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बस। आगे आइए, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल ऑन द टाइमली बेसिस। यानी कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लिया जा रहा। आ रहा है आपको? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है हमारे इंटरनल कंट्रोल में, और उस पे हमारा मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा। जस्टिफिकेशन दे देता है, कोई नहीं आज नहीं चल रही मशीन कल चलेगी। बायोमेट्रिक कह रहा है कैमरा आज नहीं चल रहा कल चलेगा। समझ में आया? आपको कोई ट्रांजैक्शन मिल गई, कह रहा उसी दिन खराब था सर, वैसे तो कैमरा चलता है रोज। उस दिन का आपने चेक करना चाहा कि कौन आया था ऑफिस में, किसने इस बिल को ऑथराइज करा था, ऐसी घुक्की मारी हुई है, नॉर्मल साइन नहीं करे हुए, तो आप कह रहे हो भैया मेरे को कैमरा दिखाओ। कैमरा दिखाने की बारी आई, कहता है उसी दिन का बंद था। जस्टिफिकेशन दे रहा है आपको। आ रहा है समझ में? आगे आइए, excessive interest by the management in maintaining or increasing the entity inventory price or earning trend। मतलब एक्सेसिव इंटरेस्ट है किसका? मैनेजमेंट का, मेंटेन करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए एंटिटी का क्या? इन्वेंट्री का प्राइस और अर्निंग ट्रेंड। मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस में प्रॉफिट उतना है नहीं, लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड सेट करा हुआ है कि हम तो हर साल 10% प्रॉफिट इंक्रीज करके ही दिखाएंगे, वरना हमारे इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे भैया, स्टेक होल्डर नाराज हो जाएंगे। हो सकता है लोन वाले अपना पैसा वापस मांगने लगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? तो उन्होंने ये ट्रेंड सेट कर दिया
ये किस में था बताना, किस में पढ़ रहे हैं, रैशनलाइजेशन में, ध्यान रखिएगा, है ना, रैशनलाइजेशन में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये जस्टिफिकेशन ही तो है एक तरह की। आप जा रहे हो, आप कह रहे हो भाई साहब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, आपका तो 2% ही आ रहा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टर्नओवर से, आप यार 10% दिखा रहे हो प्रॉफिट, पिछले साल भी यार आपने 10% दिखाया हुआ है। कह रहा सर हमें तो दिखाना पड़ता है वरना लोन नहीं मिलता सर, हमें, हमारा धंधा कैसे चलेगा, आप चलाओगे सर। हम क्या बोलेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड कहीं ना कहीं है, तो फिर हम एनालाइज करेंगे। चलें आगे, आइए। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द करंट एंड predecessor auditor is strained as exhibit by the following। जो रिलेशनशिप था मैनेजमेंट का और ऑडिटर का, या तो नए वाले या पुराने वाले, उसमें ये सब चीजें चल रही हैं, देखना। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स विद द करंट और प्रीडिसेसर ऑडिटर ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और द रिपोर्टिंग मैटर, यानी कि मैनेजमेंट बदतमीज है। समझ में आ रहा है आपको भैया, आपके तो फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट होते हैं, यानी आप कुछ ना, हर बार तो प्रोफेशनल गलत नहीं करेगा ना, एक बार हो सकता है आपकी किसी प्रोफेशनल से लड़ाई हो जाए, लेकिन प्रोफेशनल तो प्रोफेशन बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि वो बंदे इंटीग्रिटी के, इंडिपेंडेंस के होते हैं, क्योंकि वो बंदे एक क्लास को मेंटेन करते हैं, वो किसी बेवजह किसी को टोकेंगे नहीं। समझ में आ रहा है आपको, प्रोफेशनल वर्ड ही एक इज्जत वाला वर्ड है, डन। और उसके साथ आपका बार बार डिस्प्यूट चल रहा है, इसका मतलब तो बंदा ही गलत इसका मतलब मैनेजमेंट में कुछ तो गड़बड़ है ना, इसका मतलब कंपनी में कुछ तो झोल है। आइए, कह रहा है restriction on the auditor that inappropriately limit access to the people or information or the ability to communicate effectively with the those charged with governance। भैया आप बार बार रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो किसके ऊपर, हमारे ऑडिटर के ऊपर, कि वो इनअप्रोप्रिएटली लिमिट कर रहा है, एक्सेस कर रहा है पीपल को और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, और वो कम्युनिकेट कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन को दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। यानी यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, डांट रहा है नहीं डांट रहा, कह रहा है भैया आप तो यहाँ आके सबकी पोल खोल देते हो, ये तो गलत है भैया, हमारा काम ही है, क्या करें, है ना। आइए, समझ में आया। आइए अब इसको मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी पढ़ लीजिए। क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल मस्त हो जाएगा, क्या लिख पाओगे अच्छे से अगर पूछा जाएगा कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, दोनों ही ये पूरी टेबल बना के। आइए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में देख लीजिए, डिसरिगार्ड फॉर द इंटरनल कंट्रोल ओवर द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल और बाय फेलिंग टू टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन और on unknown deficiency in the on non deficiency in the internal control। भैया मैनेजमेंट को पता है कि यहाँ पे दिक्कत है, तब भी उस कंट्रोल को हम ठीक नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी 10% आ रहा है, पैसा तो शेयर होल्डर का है। मैनेजमेंट ने बोला हाँ ठीक है चुराओ, घर पे पहुंचा देना। समझ में आया, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, हाँ हाँ चुराओ लेकिन घर पे पहुंचा देना, यानी मैनेजमेंट भी शामिल है पता होते हुए भी। आपको पता है कि डेफिशिएंसी है इन रिलेशन टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इन योर इंटरनल कंट्रोल, आप तब भी रेमेडियल एक्शन नहीं ले रहे हो। समझ में आया, आया। मैं बताता हूं, ऐसा एक सीन हुआ था किसी मेरे दोस्त के ऑफिस में, एक कोई सीनियर स्टाफ था, वहां पे एक छोटी सी तिजोरी रखी जाती थी उस ब्रांच में, वहां से तिजोरी चोरी हो गई। तो कंपनी ने क्या करा, सुन लीजिए, कंपनी ने क्या करा, वहां पे जितना भी स्टाफ था ना सबको निकाल दिया जॉब से। क्या उन्होंने रेमेडियल एक्शन लिया, हाँ लिया। तिजोरी कैसे चोरी हो जाएगी, तिजोरी में से सामान चोरी होना या तिजोरी का चोरी होना, इसका मतलब यह है कोई ना कोई अंदर का बंदा शामिल है। अब मैनेजमेंट देखना, उस मैनेजमेंट ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके पुराने पुराने एम्प्लॉय जो 10 साल से अच्छे से काम कर रहे थे सबको निकाल दिया। तो अब उसने एक रेमेडियल एक्शन,
आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एम्प्लॉय मत बन जाना, आप ऑडिटर हो, वहाँ ऊपर मैनेजमेंट के साथ बैठो टॉप लेवल, पूरा बिजनेस चल रहा है, चोरी हुई है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को झटका लगा है चोरी होने से, अरे तिजोरी चोरी हो जाना, एक स्टाफ की सैलरी वैलरी तो क्या छोटी मोटी चीजें हैं, पूरी एक ब्रांच की तिजोरी गायब है। समझ में आया? तो वहां पे रेमेडियल एक्शन लिया गया। अब मान लो हमारे वाले केस में अगर ऐसा कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लिया और दोबारा से एक बार फिर चोरी हो गई, तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट भी शामिल है, चोरी जानबूझ के की करवाई जा रही है ना। तो कह रहा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डिसरिगार्ड करा जा रहा है फॉर द इंटरनल कंट्रोल ओवर द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल, या तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल को ओवरराइड कर दे रहे हैं, कंट्रोल लगाया हुआ है लेकिन मान नहीं रहे, मेरे को कौन रोक लेगा, मैनेजमेंट बोल रहा है मेरे को कौन रोक लेगा, रोक के दिखा, घर ले गया, ऑफिस की BMW थी, घर ले गया, घर पे चला रहा है, अपनी बीवी बच्चों को घुमा रहे हैं उसमें 5-5 दिन दूर दूर लेके जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है वो। आइए, बाय फेलिंग टू टेक द एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ऑन नॉन डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। आगे चले, आगे आइए, देख लीजिए, इजी इजी है सब यार, इधर वाला, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। बिहेवियर क्या कर रहा है मेरे बच्चे, वहां के एम्प्लॉय या मैनेजमेंट का बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है क्या, डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी, यानी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और जो वहां के मैनेजमेंट या टीम है या एम्प्लॉय है उनका ऑब्जेक्टिव आपस में मैच नहीं हो रहा। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज देयर अपना वाला प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? आइए आगे चलूं, इतना काफी है। आइए, चेंजेस इन द बिहेवियर और लाइफ स्टाइल दैट में इंडिकेट द एसेट हैव बीन, कल नैनो में आया था, आज जैगवार में आया है, कैसे? आइए, टॉलरेंस टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, आप टॉलरेट करे जा रहे हैं छोटी मोटी चीजें, रोज 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 चोरी होती जा रही है, और आप उसके साथ क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, आपका जो मैनेजमेंट है वो टॉलरेट कर रहा है ना। तो वहां पे भैया फ्रॉड रिस्क फैक्टर रहेगा अगर आप टॉलरेट करते रहोगे, है ना। तो अगर आप खुद ही नहीं चाहते फ्रॉड को कम करना तो हम कहाँ से बचा लेंगे आपको, सही है। तो आपको सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गए और याद भी हो जाएंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपका पेशेंस देख के हमें अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।